So hello everybody, Jai Hind. This is Ubaid Khan and welcome back to the channel IAS Target. So guys, this is the front page of the Hindu newspaper. और आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया गया है वॉर मेमोरियल फ्लेम के साथ। ओके, तो ये हमारे प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको हम पूरे डिटेल में अभी देखेंगे। और दूसरी हमारे पास न्यूज़ है लोग जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, सारी डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन ये आपके GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। GS3 में जो आपका पोर्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू द प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, और दूसरी हमारे पास न्यूज़ है स्टार्टअप रेज्ड अ रिकॉर्ड 24.1 बिलियन, यानी स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2021 की स्टडी से ये पता लगा है, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अगेन ये GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगली हमारे पास न्यूज़ है 35 पाक बेस्ड यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब चैनल जो कि पाकिस्तानी बेस्ड थे, जो कि एंटी इंडिया न्यूज़ फैला रहे थे, ठीक है, उनको बैन कर दिया गया है। तो ये आपके GS3 का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सारी न्यूज़ को हम बहुत डिटेल देखेंगे और अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरीके से न्यूज़ को समझना चाहिए, उसका एक पैटर्न होता है। ठीक है, वो क्या पैटर्न होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई भी न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उसका रीज़न जानने का, कि वाई इज इट इन न्यूज़, आखिर ये न्यूज़ में है क्यों। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा। फिर उसका बैकग्राउंड जानिए, क्योंकि बैकग्राउंड जानने से बहुत आसानी हो जाती है हमें वो इशू समझना, क्योंकि हमारे लिए न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमने रीज़न जान लिया, हमने बैकग्राउंड जान लिया, फिर उसके बाद करंट एक्शन के लिए गया उस पर। ठीक है, उस इशू पर करंट एक्शन के लिए गया, क्या उससे रिलेटेड कोई बैकग्राउंड में कोई रिपोर्ट है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक, अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर न्यूज़ के साथ हो, लेकिन जिसके साथ है उसका आपको देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट उसका प्रॉन्स एंड कॉन्स आप देखिए, यानी प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है। फिर अगर पॉसिबल है तो आप अपना ओपिनियन बताइए, अपना सजेशन, ठीक है, जो कि आपको ऐसे में लिखने में बहुत काम में आएगा और GS में मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम में आएगा। तो ये एक पैटर्न था जो मुझे बताना था, और इसी पैटर्न को देखते हुए हम सारी जो न्यूज़ हैं उनको एनालिसिस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। ओके, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप अपना सपोर्ट मुझे दिखा सकते हैं और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि इस तरीके की वीडियोस में आगे और ज़्यादा आपके सामने पेश करूं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट न्यूज़। अब ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया वॉर मेमोरियल फ्लेम के साथ। तो ये पूरा आर्टिकल उसी के ऊपर है। अब थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको भी पता है कि 1971 में जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था। ठीक है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो टुक प्लेस। अब उस लड़ाई में बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए थे। तो उन शहीद जवानों की याद में क्या किया था कि इंडिया गेट पर, मैं अभी आपको मैप पर दिखाऊंगा, इंडिया गेट पर एक अमर जवान ज्योति लगाई गई थी। ठीक है, उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके स्मरण करने के लिए वो लगाई गई थी। ठीक है, अमर जवान ज्योति लगाई गई थी। और हर साल यानी 26 जनवरी पर, यानी हर साल रिपब्लिक डे पर क्या होता था कि प्रेसिडेंट, PM यानी प्राइम मिनिस्टर और तीनों फोर्सेस के चीफ यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ क्या करते थे, फूलों का हार चढ़ाते थे। ठीक, और श्रद्धांजलि देते थे उन शहीद जवानों को। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू आप सुनिए। असल में 2019 में क्या हुआ, फरवरी 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल तैयार किया गया मोदी गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक, अब 1972 से तो यही होता था जो मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और तीनों फोर्सेस के चीफ श्रद्धांजलि देते थे, उनको स्मरण करते थे। लेकिन 2019 में जब नेशनल वॉर मेमोरियल कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, तो अब इंडिया गेट के बजाय श्रद्धांजलि कहाँ देंगे, अब देंगे नेशनल वॉर मेमोरियल में कर रहे हैं। और इसी मूव को बहुत सारे जो नेता हैं, जो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, वो अपोज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इंडिया गेट है, ठीक है, और ये पार्क है, सेंट्रल पार्क, और ये नेशनल वॉर मेमोरियल है। ठीक, अब सिंस 1972 यानी 1972 से क्या होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अमर जवान ज्योति लगाई गई थी, ताकि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको याद किया जाए, उनके स्मरण के लिए उनको श्रद्धांजलि दी जाए। ठीक है, हर साल रिपब्लिक डे पर ऐसा ही होता था। लेकिन
मंत्री जी ने क्या किया, यहाँ पे जो अमर जवान ज्योति थी उसको उसकी कुछ ज्योति लेकर यहाँ पर भी लगा दी, यानी यहाँ पर भी ज्योति जलेगी और यहाँ पर भी ज्योति जलेगी, ठीक है। और जो श्रद्धांजलि दी जाएगी वो अब यहाँ पर नहीं बल्कि नेशनल वॉर मेमोरियल में दी जाएगी, ठीक। अब एक काम और हुआ है, इंडिया गेट के पास जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू भी लगेगा ग्रेनाइट का, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र जी का स्टैचू लगेगा यहाँ पर ग्रेनाइट का बना हुआ, ओके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ज्योति हैं, ठीक है, 4 जगहें हैं, लेकिन जो ज्योति जलती है पूरे साल वो इसमें जलती है, ठीक। अगर रिपब्लिक डे या फिर 15 अगस्त की अगर हम बात करें तो उन दिनों चारों में ज्योति लगती है, ठीक है। ये जो स्टैचू लगा है ये इंडिया गेट के पास लगा है, ठीक। और इंडिया गेट की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनली 1971 में कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय एडविन लटियंस। तो ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दिया जा सकता है। सो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एडविन लटियंस, ओके। तो इंडिया गेट पर आप देख सकते हैं 26,000 शहीद सोल्जरों के नाम वहाँ पर इंस्क्राइब किए हुए हैं, जो हमें याद दिलाता है उन सोल्जर्स के बारे में। तो ये मैटर था पूरा ओवरऑल, आई होप आप समझ गए होंगे। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में गडकरी साहब कह रहे हैं, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंडिया का जो कॉमन सिटीज़न है वो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर पाए। कितना इन्वेस्ट कर पाए? मिनिमम कम से कम 1 लाख तो इन्वेस्ट कर पाए, ओके। और उसके लिए उन्होंने मॉडल भी तैयार कर लिया है, ओके। लेकिन क्या कर रहे हैं, वो सेबी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रूवल का वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस आर्टिकल के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आखिर है क्या, ठीक है। और सेबी के बारे में भी बात करेंगे, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन पहले इस आर्टिकल को देखते हैं, ओके। तो देखिए, जब कॉमन सिटीजन इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी NHAI का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनमें कम से कम 1 लाख भी इन्वेस्ट करता है तो इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा? इन रिटर्न उनको 7.5 से 8% उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उनकी कमाई भी हो जाएगी। गवर्नमेंट कह रही है कि जो हमारे कॉमन सिटीजन हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं इकॉनमी में, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम है, जैसे कि पेंशन की प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर कॉमन सिटीज़न इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाता है, इन्वेस्टमेंट कर पाता है, हालांकि उसको बाद में 7.5 से 8% इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इससे बेहतर और क्या होगा। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा हमारे नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं, ओके। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था। सो गाइस, न्यूज़ में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम देख लेते हैं, ओके। हो सकता है आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि अगर NHAI की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये बनी थी 1995 में, ठीक है। कब बनी थी? 1995 में बनी थी। ऑटोनोमस एजेंसी है। और अगर इसका काम की बात करें तो क्या करती है ये, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी? तो जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं और एक्सप्रेस वेज़ हैं, तो उनको बनाने का काम करती है, उनके डेवलपमेंट का काम करती है और उनको मेंटेन करने का काम ये करती है, यानी ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, जो कि आपसे स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है, अगर इस हेडक्वार्टर की बात करें तो द्वारका में इसका हेडक्वार्टर है, द्वारका जो कि दिल्ली में है, ठीक है। इसने इसरो के साथ MOU साइन किया है। किसके साथ किया है? इसरो के साथ MOU साइन किया है। किस चीज़ में? ताकि जो हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवेज़ जो हैं, उनको सैटेलाइट की हेल्प से देख सके, ठीक है, उनकी मैपिंग कर सके, जिससे कि चीज़ें और आसान हो जाएं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स कम टू दी सेबी, ठीक। सेबी की अगर हम बात करें तो सेबी की जो फुल फॉर्म होती है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कोई आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला। लेकिन किसके अंडर में ये आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब शुरू से ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये इसको जो स्टैट्यूटरी बॉडी का जो टैग मिला वो मिला 1992 में, यानी सेबी एक्ट 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये बनी कब थी? ये बनी थी 12 अप्रैल 1988 में, ओके। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। सो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, ओके। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेबी,
एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द सेबी। ओके, आई होप आप पूरा न्यूज़ समझ गए होंगे। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, दिस चैनल रियली नीड्स योर सपोर्ट। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो गाइस हियर वी हैव आवर नेक्स्ट न्यूज़। गाइस जैसे कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कोविड-19 के टाइम में, मतलब कोविड-19 ने हर एक डिपार्टमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, चाहे आप हेल्थ डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लीजिए, या फिर इंडियन इकॉनमी को ले लीजिए आप, जिसमें बहुत सारे लोगों के स्टार्टअप बंद हुए, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ठीक। और इस आर्टिकल में यही बात लिखी हुई है कि कुछ स्टार्टअप ने जी कि 2021 में कुछ स्टार्टअप ऐसे राइज हुए जिन्होंने 24.1 बिलियन डॉलर रेस किए, ठीक। तो इस आर्टिकल में हम यही बात पढ़ेंगे, ठीक है। GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल। तो इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसमें टर्म यूज़ हुए हैं, जैसे कि नैसकॉम और जिनोव। तो हो सकता है आपको ये नहीं पता हो कि ये क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। नैसकॉम के बारे में अगर बात करें तो प्रीलिम्स में हो सकता है आपसे फुल फॉर्म एक स्टेटमेंट में दे दी जाए और पूछ लिया जाए आपसे। तो नैसकॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ये क्या है, ये बेसिकली एक सर्विस कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड करती है। पहली बात, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। क्या है ये? इंडियन नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है, ठीक। कब बना था? ये बना था 1988 के टाइम में ये बना था, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में है, ठीक। ये क्या है? ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि बिजनेस प्रमोशन सर्विसेज, ठीक है, पॉलिसी रिफॉर्म्स। ओके, इसका जो मेन फोकस है ना, मेन फोकस मेनली ऑन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और दूसरा अगर हम जिनोव की बात करें तो ये भी एक बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु मतलब कर्नाटका में। ओके, सो यहाँ पर हम बात करते हैं, इन्होंने नासकॉम ने और जिनोव ने क्या किया है, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसका नाम था इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम ईयर ऑफ द टाइटन्स, ठीक है, यानी इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम ईयर ऑफ द टाइटन्स रिपोर्ट इन्होंने रिलीज़ की थी। उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि 2021 में 2250 यानी 2250 से ज़्यादा नए स्टार्टअप हमें देखने को मिले, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने 24.1 बिलियन US डॉलर रेस किए सिर्फ 2021 में। जितना कोविड-19 जब आया भी नहीं था उससे पहले, मतलब कोविड-19 से पहले जितना करा था उससे दुगना ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं, आप एक तरफ देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से कुछ धंधे बंद हो गए लोगों के, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, वर्क फ्रॉम होम पे आ गए, ठीक है, खाने को नहीं था लोगों के पास। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे स्टार्टअप बहुत ही ज़्यादा ग्रो करे, ठीक। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी खूब आई इंडिया में, और ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आई वो आई USA से, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में दो तरीके से आती है, एक FPI के थ्रू, दूसरी FDI के थ्रू। FPI यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर FDI की बात की गई है। तो FPI के बारे में आपको बताता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट 10% से कम है, ठीक है, अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो 10% से कम है, ठीक, तो उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, यानी वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, यानी FDI हम उसे कंसीडर करेंगे। अब FDI भी दो तरीके की होती है, एक तो ग्रीन फील्ड और दूसरी होती है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड की अगर बात करें, ग्रीन फील्ड FDI वो FDI होती है जब इन्वेस्टमेंट फॉर अ न्यू कंपनी, मतलब एक नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर या फिर कोई भी इन्वेस्टर एक किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, यानी अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक। और देखा जाए तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब एक नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप लेबर में भी इन्वेस्ट करेंगे। और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब अगर इन्वेस्टमेंट किसी पहले से ही इस्टेब्लिश कंपनी में हो रही है तो हम उसे कंसिडर करेंगे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक। वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ओके, एज़ कम्पेयर टू ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
सो गाइज़, जैसे कि आप जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी पीक पर है, बिल्कुल चरम सीमा पर है, और इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ लोग कहीं से कहीं पहुंच गए और दूसरे लोग जो इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करते हैं, जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि 35 यूट्यूब चैनल, जिसमें 2 वेबसाइट्स, 2 ट्विटर अकाउंट्स, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और 1 फेसबुक अकाउंट्स, जो कि इंडिया के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड है, मतलब पाकिस्तान में रहकर वो चलाए जा रहे थे, ऑपरेट किए जा रहे थे और इंडिया के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021, ठीक है, अभी कह रहा है IT एक्ट 2000 था, इसको 2021 में अमेंड किया गया था, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, इसका एमरजेंसी यूज़ करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया। ठीक, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई रोल ऑफ मीडिया में कुछ अगर लिखने को आता है, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया में, तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं वहाँ पर। ओके, करंट एग्जाम्पल है, आप ये यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ था नहीं, जितना था वो मैंने आपको बता दिया, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो गाइज, दिस इज़ आवर नेक्स्ट आर्टिकल एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर GS3, जिसमें आप एनवायरनमेंट से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल पार्क्स पर। इवन हर साल नेशनल पार्क्स पर तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, MS ट्राइब्स, इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, सो पूरी डिटेल में जानेंगे इस आर्टिकल को, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसमें 2 नेशनल पार्क्स का डिस्कस किया गया है, एक तो बांदीपुर नेशनल पार्क और दूसरा है नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, तो आई विल शो यू दीज नेशनल पार्क ऑन द मैप सो दैट यू विल ईजिली अंडरस्टैंड। सो ये आप देख सकते हैं, कर्नाटका का मैप है और बांदीपुर नेशनल पार्क की आप लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की लोकेशन। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द बांदीपुर नेशनल पार्क, तो ये कर्नाटका में प्लेस है। ठीक है, ये 1973 में एज ए टाइगर रिजर्व बनाया गया था, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में था। अब व्हाट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का तो नाम है, लेकिन नीलगिरी और क्या है आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। ठीक है, या रिवर है, पहाड़ी है, क्या है और कहाँ है। ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो अगर रिवर की बात करें तो यहाँ पर काबिनी रिवर फ्लो करती है। क्या, काबिनी रिवर यहाँ पर फ्लो करती है। ठीक है, और NH 181 यानी नेशनल हाईवे 181 और NH 766 यहाँ से पास होते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क से। और दूसरा है हमारे पास नागरहोल नेशनल पार्क। तो नागरहोल नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है, ये भी कर्नाटका में ही है। ओके, और इसको पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। ठीक है, पहले इसका नाम ये था राजीव गांधी नेशनल पार्क। इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड इन द कर्नाटक। ठीक, 1999 में क्या हुआ, 1999 में इसको 37th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है, यानी इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसमें 37वां स्थान इसको दिया गया है। ठीक, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब वो क्या चीज़ है जो बांदीपुर नेशनल पार्क को और नागरहोल नेशनल पार्क को अलग करती है, तो वो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो होती है, यहाँ पर रिवर फ्लो होती है काबिनी रिवर। तो काबिनी रिजर्वायर है जो इन दोनों नेशनल पार्क को अलग करती है, सेपरेट करती है। ठीक, सो मैंने आपको दोनों नेशनल पार्क्स के बारे में बता दिया। अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मैं इस आर्टिकल के बाद में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो न्यूज़ के बाद जब मैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सर्वे हुआ था जो कि एनिमल प्लैनेट के द्वारा किया गया था, जिसमें यह पाया गया था कि सबसे ज़्यादा जो पसंद करता है ना पूरी दुनिया में किसी जानवर को, तो वो टाइगर है। तो इसकी कंडीशन जानने के लिए कि कितनी इसकी क्वांटिटी है, कैसी कंडीशन है टाइगर्स की, इनकी बढ़ोतरी हुई या नहीं, इनकी क्वांटिटी में इनका नंबर बढ़ा या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, हर 4 साल में एक बार सर्वे किया जाता है।
और ये सर्वे किया गया है बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। अब दोनों ही नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ अ फिफ्थ सच एक्सरसाइज बीइंग टेकन अप। जैसे कि मैंने बताया हर 4 साल में एक बार ये एक्सरसाइज की जाती है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, पहले 2006 में हुई थी, फिर 2010 में, 2014 में, फिर 2018 में और अब 2022 में ये एक्सरसाइज होगी। अब सबसे मेन बात जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि इस बार जो सेंसस होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ MS ट्राइब्स। MS ट्राइब्स क्या है? एक ऐप है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये क्या है? एक ऐप है, ठीक है। ये क्या है? एक ऐप है। अब इसके थ्रू एन्यूमरेशन होगा, इसके थ्रू सेंसस होगा टाइगर्स का, ठीक है, कि टाइगर्स की क्या कंडीशन है। तो इस ऐप की हेल्प से सिर्फ टाइगर्स का ही सेंसस नहीं होगा बल्कि और भी जो हर्बीवोर्स हैं उनके बारे में भी पता लगाया जाएगा कि उनका स्टेटस क्या है, जैसे कि एलिफेंट्स के बारे में और गॉड्स के बारे में। ओके, तो इस ऐप की हेल्प से हमें एक रियल डाटा प्राप्त होगा। अभी मैं सब आपको बताऊंगा कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या होती है, क्या इसका रोल है, ठीक है। वो मैं जब आपको बताऊंगा ना कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो ये सब कुछ उसके अंडर में आएगा। तो जब ये 2014 में एक्सरसाइज की गई थी, मतलब 2014 में सेंसस कराया गया था, तो हमने देखा था कि नागरहोल नेशनल पार्क में 72 टाइगर्स थे, ठीक है। अब जब 4 साल बाद यानी 2018 में जब सेंसस हुआ तो उसमें हमने देखा कि कितनी बढ़ोतरी हुई, 125 टाइगर सामने आए, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क में, जो कि एक डेट वॉज अ बिग जंप, ठीक है। एक्सपर्ट ये बिलीव कर रहे हैं कि जो बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क में जो टाइगर रिजर्व हैं, अगर उनका सही करके उनको मतलब प्रोटेक्शन दिया गया है, ऐसे ही चलता रहा है, तो बहुत जल्दी उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एक ऑप्टिमम लेवल पर वो पहुंच जाएंगे एंड कुड हैव स्टेबलाइज और शोन अ मार्जिनल इंक्रीज दिस ईयर, और हो सकता है कि इस साल भी वो बढ़े, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, और ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सर्वे किया गया था एनिमल प्लैनेट के द्वारा, जिसमें पाया गया था कि टाइगर जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला जानवर है पूरे वर्ल्ड में। तो फिर क्या था? 10th मीटिंग हुई थी IUCN की। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। 1969 में क्या हुआ? इसकी 10th मीटिंग हुई, जिसमें डिसाइड किया गया कि अब तो टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करा जाएगा, ठीक है। इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो फिर इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इस बात को ध्यान में रखकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाई, ठीक है। कब बनाई थी? 1973 में बनाया था, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 1973 में इंडिया ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया। और ये इस नेशनल पार्क को जो एड आता था वो आता था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो लगभग 50 टाइगर रिजर्व्स हैं हमारी कंट्री में, जिसमें अगर सबसे छोटे की बात करें, एरिया वाइज अगर सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें, तो वो है पेंच पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। और अगर सबसे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो वह है नामदफा टाइगर रिजर्व। अब नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ऑलराइट। और सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वह है कलक्कड़ मुंडनथुराई, जो कि कहाँ? तमिलनाडु में है, ठीक है। और सबसे डेंस टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा कहाँ है? बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है प्रीलिम्स में या फिर और एग्जाम्स में भी, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे। अब क्या था कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट के तहत एक बॉडी बनाई, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई, जिसका नाम था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि टाइगर्स का शिकार भी हो रहा था, हंटिंग हो रही थी, ठीक है, टाइगर्स की क्वांटिटी कम हो रही थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट के तहत एक बॉडी बनाई, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, जो कि किसके अंडर थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो लॉस थे वही प्रोविजंस ये भी फॉलो करती थी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर हम बात करें तो वो 2006 में अमेंड किया गया था, जो कि टाइगर रिजर्व्स के बारे में, उनका टाइगर रिजर्व्स का स्टैंडर्ड कैसा होगा, ठीक है, वहाँ पर टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए क्या प्लानिंग होगी, ठीक है, वो सब ये ध्यान में रख, वो सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इसकी थी, ठीक। जो और हर साल इसको पार्लियामेंट में रिपोर्ट देनी थी अबाउट द
टाइगर्स, ठीक है, अबाउट द कंडीशन ऑफ द टाइगर्स। सो ये था टाइगर्स के बारे में सब कुछ। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। लाइक तो ज़रूर ही करना दोस्तों। तो इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। सो गाइज हियर वी हैव आवर फर्स्ट एडिटोरियल, जिसमें सेंटर ने जो IAS IPS डेपुटेशन को लेकर जो रूल्स हैं, ठीक है, उनको चेंज करने का यानी उनको अमेंड करने का जो प्रपोजल दिया है, ठीक है, जिस पर स्टेट ने सवाल उठाया। तो इसी के बारे में पूरा ये एडिटोरियल है, जिसको हम इन डेप्थ में जाकर समझेंगे कि क्या है एक्चुअली इशू। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अगर गलत इलाज किया गया तो बीमारी बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, उसने IAS कैडर रूल्स जो 1954 हैं, ठीक है, IAS कैडर रूल्स 1954 को लेकर, जो कि कैडर ऑफिसर की डेपुटेशन को लेकर रूल्स हैं, ठीक है, उनको अमेंड करने के लिए कहा है। पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है, पहले प्रोसेस सुनिए, फिर आगे आपके लिए जानना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा ये एडिटोरियल समझना, ठीक। तो मान लीजिए आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आप एट द एंड आप सिलेक्टेड हो जाते हैं एज एन IAS ऑफिसर, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, एग्ज़ाम किसने लिया? UPSC ने। ट्रेनिंग किसने दिलवाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक। ऑफिसर किसके हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन आप एट द एंड सर्व किसको करेंगे? मोस्टली आप सर्व करेंगे स्टेट को एज ए SDM DM, ठीक है। यहाँ पर जो डेपुटेशन का जो प्रोसेस है, उसमें अगर सेंटर को ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, ऑफिसर की जब ज़रूरत होती है सेंटर को, तो वो स्टेट को रिपोर्ट करता है, ठीक है, कि हमें इस डिपार्टमेंट में एज एन ऑफिसर की ज़रूरत है, ओके। और फिर स्टेट क्या करेंगे? स्टेट ऑफिसर से पूछेंगे कि क्या आप सेंट्रल लेवल पर डेपुटेशन में जाना चाहते हैं या नहीं। तो इस पूरे प्रोसीजर में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस मसले में कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेट डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली रह जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि सेंटर पर कितनी कितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर IAS ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर वैकेंसीज़ क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि IAS ऑफिसर जो है वहाँ पर डेपुटेशन में नहीं जा पाते। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सम स्टेट्स हैव नॉट नॉमिनेटेड ऑफिसर्स फॉर डेपुटेशन, कुछ स्टेट्स ने डेपुटेशन के लिए ऑफिसर्स को नॉमिनेट ही नहीं किया। हम देख रहे हैं कुछ स्टेट्स ने ऑफिसर्स को नॉमिनेट ही नहीं किया डेपुटेशन के लिए कि वो यूनियन गवर्नमेंट में जाएं, ठीक है, उन्होंने नॉमिनेट ही नहीं करा। इसमें जब आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो डेपुटेशन में कितने ऑफिसर्स गए हैं? 280 में से 11, ठीक, राजस्थान में 247 में से 13, तेलंगाना में 208 में से 7, ठीक, जिसकी वजह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ रह जाती हैं। यूनियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर वैकेंसीज़ रह जाती हैं, ठीक। यही रीज़न है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इस रूल्स को अमेंड करना चाहती है, ठीक है, ये जो कैडर रिलेटेड रूल्स हैं उनको अमेंड करना चाहती है कि वो ये चाहती है कि यूनियन गवर्नमेंट जब भी चाहे और जिसको चाहे उसको डेपुटेशन में बुलाए, उसमें स्टेट का कोई रोल ना हो, ठीक है, जैसा कि अब है वैसा ना हो। अब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लेवल पर बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छे पर्क्स फैसिलिटीज़ ऑफिसर्स को मिलती हैं जो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स में तो ये भी देखा गया है कि वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बेटर फैसिलिटीज़ दैन द सेंट्रल लेवल। तो अगर देखिए यहाँ पर सेंटर अगर ज़बरदस्ती करता है, यूनियन गवर्नमेंट अगर ज़बरदस्ती ये रूल्स अप्लाई करती है, ठीक है, तो क्या देखा जाएगा कि ये बहुत लंबा इम्पैक्ट डालेगा, बहुत लॉन्ग टर्म बैड इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, हो सकता है जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो UPSC को छोड़कर स्टेट PCS की तैयारी करने लगें, ठीक है। तो इससे हम देख रहे हैं कि जो हमारा फेडरलिज्म है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि एक क्वालिटिव अप्रोच की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो वर्क कल्चरल इश्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं उनको टैकल कर सकें। एडिटोरियल में जो भी कुछ था इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया, आई होप आपकी समझ में आया होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। गाइज हियर वी हैव नेक्स्ट आर्टिकल, ठीक है, जो कि क्या बात करता है, ये इंडिया और जर्मनी के पार्टनरशिप को लेकर यहाँ पर पूरे आर्टिकल में बात की गई है कि इंडिया और जर्मनी की पार्टनरशिप जो है कैसे बहुत पावरफुल और एक अच्छी पार्टनरशिप साबित हो सकती है। तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल में बताया गया है। लेकिन आर्टिकल में बढ़ने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप लोकेशन देखें इंडो पैसिफिक रीजन की, ठीक है, जिससे कि आर्टिकल समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, सो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इंडियन ओशन है,
ठीक है, ये इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि इंडो पैसिफिक लोकेशन में, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा इंडो पैसिफिक जो लोकेशन है, तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक, तो यहाँ पर इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, ठीक है। ये आप खुद आप मैप में देखिए और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आपने ऑब्ज़र्व की नहीं की, लेकिन जर्मनी ने ज़रूर की, क्योंकि इंडिया एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। तो जो कि जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी के लिए भी इंडिया के साथ पार्टनरशिप अगर हो जाती है तो वो अपने आप में बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होगी। जर्मनी को भी पता चल रहा है कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है, जहां इंडिया के साथ अगर पार्टनरशिप हो जाती है या फिर रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं इंडिया के साथ, तो जर्मनी के अकॉर्डिंग इंडिया एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर और एक लॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्रेंड के रूप में साबित हो सकता है जर्मनी के लिए, जो कि जर्मनी के लिए भी बहुत फ़ायदे वाली बात है, ठीक है। सो जर्मनी का जो एक शिप है, यहाँ पर बात की गई, जर्मनी का एक शिप है बेयर नाम का, ठीक है, BAYEN। पूरे 7 महीने के राउंड लगाया उसने और फिर लास्ट में आके वो मुंबई में रुका, ठीक है, जो कि एक साइन बताया जा रहा है कि इंडिया और जर्मनी के जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग हो सकते हैं। जर्मनी ने अपनी तरफ से पहल कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने, ठीक है, बहुत से कंट्रीज़ ने इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई हैं। जैसे कि अगर 2020 में बात करें तो जर्मनी ने पॉलिसी अडॉप्ट की थी इंडो पैसिफिक रीजन में कि यार इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर मेरी ये पॉलिसी होगी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है, ठीक है। तो 2020 में जर्मनी ने अपनी पॉलिसी अडॉप्ट की थी और उससे पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने, आपको पता होगा अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं, तो उससे पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने अपने इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर बात कही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जर्मनी भी चाहता है जो एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो बना रहे, ठीक है, जिससे कि सभी को फ़ायदा होगा, चाहे यूरोप हो या इंडिया हो, तो इससे सभी को फ़ायदा होगा। सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेड्स के जो रास्ते हैं, जो अपने व्यापार के जो रास्ते हैं, ठीक है, वो खुले रहें सबके लिए, वो ओपन रहें, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे, ठीक है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। और फ्री एंड इंक्लूसिव ट्रेड को लेकर इंडिया ने हमेशा से ही जोर दिया है। तो एज ए मैरीटाइम पावर हाउस इस मैटर में इंडिया से अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ये बात, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो साथ ही साथ चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक बहुत सेंटर पीस है, ठीक है, लेकिन यहाँ राइटर कह रहे हैं कि इससे जर्मनी और यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको खतरा है। क्यों? इंडो पैसिफिक रीजन आप देखेंगे कि लगभग 65% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन वहाँ पर लाई करती है, ठीक है, आपने मैप में देखा होगा, लगभग 65% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, यह 65% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पर लाई करती है। और वर्ल्ड की जो 33 मेगा सिटीज़ हैं उसका 20% तो वहीं पर लाई करती है, ठीक है। और वो जो रीजन है that account for 62% of the global GDP एंड 46% ऑफ द ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वहाँ से होता है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे एक तरफ तो इतना ज़्यादा कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ वो मोर देन अ हाफ ऑफ द ऑल ग्लोबल कार्बन एमिशन, पूरी दुनिया से जितना भी कार्बन एमिशन होता है उससे आधे से ज़्यादा तो सिर्फ इसी रीजन से होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सारे रीज़न्स हैं, यही वजह है कि जो की पार्टनर्स हैं वहाँ पर उस रीजन में, वो साथ मिलकर जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है और सस्टेनेबल एनर्जी का प्रोडक्शन, उसका कंजप्शन, ये सभी मामलों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, और कर भी लेते हैं, ठीक है। एज मच एज इंडिया, जर्मनी इज़ ऑल्सो अ ट्रेडिंग नेशन। देखो जर्मनी भी एक ट्रेडिंग नेशन है, 20% से ज़्यादा जो जर्मनी का ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक जो नेबरहुड है हमारे वहाँ से होता है, ठीक है। दिस इज़ वाई इंडिया और जर्मनी को ये जो स्टेबिलिटी है और जो प्रॉस्पेरिटी है वो इस रीजन में बनाए रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इनका जो जहाज़ था वो 7 मंथ के टूर पर निकला हुआ था, जर्नी पर निकला हुआ था, जिसमें उसने कई कंट्रीज़ को विज़िट किया, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर, ठीक है। आप देखेंगे ये इंडो पैसिफिक रीजन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और लास्ट में वो मुंबई में रुका, हालांकि हमारे किया गया इंडिया के द्वारा। नेशन की बात करें तो हमने देखा कि 16 साल तक एंजेला मार्केल की चांसलरशिप रही और बाद में उसके बाद ओलेफ स्कॉल्स ने कमान संभाली दिसंबर 2021 में। तो दौरान जर्मनी और इंडिया आपने देखा कि एक मजबूत मेजर डेमोक्रेसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के रूप में सामने आए। ये भी कह रहे हैं कि इंडिया और जर्मनी की अगर पार्टनरशिप होती है तो वो एक बहुत ही बेहतर कोऑपरेशन
करेंगे और कॉमन चैलेंजेस हैं दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, उनको टैकल करेंगे, जिसमें क्लाइमेट चेंज सबसे टॉप पर रहेगा। ठीक है, और राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती बिना इंडिया के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के। ठीक है, इस साल आप देखेंगे कि G7 की जो मीटिंग है वो जर्मनी के द्वारा हेड की जाएगी और G20 को हेड जो करेगा वो इंडिया करेगा। सो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए, दोनों के कोऑर्डिनेशन के लिए, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि इस साल हम अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो दिस विजिट सेंड अ सिग्नल ऑफ फ्रेंडशिप एंड अ कोऑपरेशन। ठीक है, सेलिंग सेल फॉर अ पावरफुल पार्टनरशिप इन अ काम वाटर एंड हैवी सीज अलाइक। वी विल एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस एवरी मंथ इन अ वाइल। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, आपने देखा भी होगा, बहुत टाइम से ये न्यूज़ में रहा, जिसमें एक ऐप बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें मुस्लिम्स वुमेन की ऑक्शनिंग होते हुए दिखाया जा रहा था। ठीक है, डेरोगेटरी एक्टिविटीज़ हो रही थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कल्प्रिट थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, ऐप का जो नाम था वो था बुल्ली बाय। ओके, तो ये उसी के बारे में है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अमर जवान ज्योति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। पीपल कैन सोन इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर गडकरी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। IS कैडर के बारे में भी हमने सब पढ़ लिया। ग्लोबल कोऑपरेशन नीडेड टू कॉम्बैट सेज श्रृंगला। देखिए, हर्षवर्धन श्रृंगला जी की अगर हम बात करें तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ग्लोबल कोऑपरेशन मतलब आपस में मतलब साथ में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर टेरर जैसे खतरे को अगर ख़त्म करना है। ठीक है, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, उन्होंने कहा कि ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कंट्रीज़ को चाहिए कि आपस में साथ में मिलकर काम करें। ठीक है, तभी जो है वो टेरर जैसी एक्टिविटीज़ को कर्ब लग पाएगा, उनको मतलब एक लगाम लग पाएगी। ठीक है, वो ख़त्म हो पाएगी एक्टिविटीज़। आज के न्यूज़ पेपर में सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक द video then please consider it by hitting the like button, guys. Okay, so guys, if you want me to make a video on a topic that you want, then you can please let me know in the comment section. I will surely make the video on that topic that you want, guys. Okay, so see you in the next video. Until then, Jai Hind.